मैं टी टाइम के दोस्तों का मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी और आपने मेहरबानी की, आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के इस हिस्से में मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रते गुज़रते जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुख्तलिफ़ मेरे सामने मुख्तलिफ़ अदवार हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी उस सारी कहानी को शुरू करके और आज तक लेके आऊँ। इस टी टाइम के टीम के साथ और अपने इस अज़ीज़ के साथ जब मैं पहुंच रहा हूं तो मैं चाहता आपको ये हूँ सिर्फ़ कि पिछले कुछ दिनों से जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं उन पे थोड़ी मैं रोशनी डाल दूँ। देखिए, पिछले इलेक्शन में हम सब ने अपनी अपनी हैसियत में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया। उसकी वजूहात में गए बगैर या उसके मामलात सियाक़ो सबाक़ को देखे बगैर मैं चाहूँगा ये कि सिर्फ़ इस हद तक अपने आप को महदूद करूँ कि मुझे ऐसे भी कुछ नापसंदीदा फ़ैसले करने पड़े जो मैं नहीं चाहता था कि हमारे लेवल के अजला में सियासत को मुल्की लेवल पे कम और ज़ाती ग्रुप बंदी पे ज़्यादा देखा जाता है। हम फ़ैसले करते वक्त शायद ये नहीं देखते कि कल आने वाले वक्त में इस मुल्क पे हमारे इन फ़ैसलों के क्या असरात होंगे, कि यकीनन पार्टी ने भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल इश्यूज़ के हवाले से कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया कि जिसने दुनिया में हमें कामयाबी दिलवाई हो या जिसमें दुनिया में हम बेहतर नाम से पहचाने या जाने गए हों। पिछले इन 2 साल में किसी फोरम से भी ये बात नहीं सुनी कि जहाँ पे ये बात कही गई हो कि ये 60% तबकात के मसाइल ये हैं, इनको हमने हालिस अंदाज में करना है और ये हमारे पास प्रोग्राम है। मैंने आज तक पिछले इन 2 साल में ये बात नहीं सुनी कि हमारी इंतज़ामी मामलात में कितना बिगाड़ है और उनको दुरुस्त करने के लिए हमने क्या करना है। ये कि ख़ारिजा अमूर को अगर सामने रखा जाए तो आप यकीन जानें कि हम दुनिया के बहुत छोटे ममालिक से भी पीछे आ गए हैं। हिंदुस्तान से बात करने से हम घबराते हैं, कश्मीर पे बात करने से हम घबराते हैं। थे बहैसियत पाकिस्तान आज हमारा उन इस्लामी ममालिक में भी कि जिनको हम लीड किया करते थे उनमें भी हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलती। हमारे पासपोर्ट को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। हमारे पासपोर्ट को देख के माथों पे शिकने आती हैं। मैं अपने चकवाल के हर उस भाई को ये बताना चाहता हूँ कि आप में भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। कुछ लोग वो हैं कि जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो उनको मैं ख़ुद गुजारिश करता हूँ कि आज मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, आप मेहरबानी करें मेरे साथ चलें। वो मेरे हमसफ़र होते हैं। कुछ लोग वो हैं कि जिन जगहों पे मैं जाता हूँ किसी खुशी या गमी में, तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात होती है, उनके हालात से मुझे आगाही होती है। और कुछ लोग वो हैं कि जो ख़ामोश अपने घर में बैठे अपनी मोहब्बत दिल में, हमारी मोहब्बत दिल में लिए वो अपने घर में हमें दुआएं देते हैं। और मैंने आफ्ताब को, यासिर को अपने दफ्तर में बारहा बुला के ये कहा है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं ये हमारा तबाही का रास्ता है। इसमें मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं। पहला फ़ेज़ ये है कि वो लोग जो हम पे अंधा एतमाद करते हैं, जो लोग अपनी उम्मीदें हमसे वाबस्ता कर लेते हैं, उसके बच्ची की मुलाजमत का मसला है तो वो हम उसकी उम्मीद हमसे है। उसके साथ इंतज़ामिया का कोई शख्स छोटी या बड़ी ज़्यादती करता है तो उसकी उम्मीद अल्लाह के बाद हमसे है। और उन्होंने दुनिया की जो ताकत थी वो आप लोगों को दे दी। उनके पास जो वोट की ताकत थी जिसने आपको मुनफरद किया इस सोसाइटी में, कई लाख लोगों में उन्होंने अपनी ताकत दे दी। वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उनकी इन मुश्किलात का आज़ाला किया जाए, हम नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा इससे आगे अगर कदम बढ़ाया जाए तो तालीम में आप यकीन जानें कि हमारे सरकारी स्कूल्स
खाली पड़े हैं। हमारा हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। इंतज़ामी मामलात हैं, डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामी मामलात हैं। कम से कम मैं अपनी 35 साला पॉलिटिकल लाइफ में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि मुझ जैसा आदमी भी ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि इस मुल्क के इंतज़ामी मामलात को कौन चला रहा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाता रहा, करता रहा। और फिर मैंने ये भी कोशिश की कि मैंने पार्टी की मेन लाइन के जो लोग थे उनसे भी मीटिंग्स की, उन्हें भी यही बात बताई। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हम चाहते ही नहीं हैं कि कोई बेहतर बात हो, पॉजिटिव बात हो, कॉमन आदमी की बात हो, इस मुल्क की बात हो, इकनॉमिक्स की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात हो। हम शायद ये नहीं चाहते। अपनी गुफ्तगू में गाली को रवाज दे दिए। चाहूँगा ये कि आज ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम छोड़ दें कि हम कल इस सियासत में रहते हुए कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हम छोड़ दें इस बात को कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। हमारी आज की ज़िम्मेदारी ये है कि जो हम देख रहे हैं और जो हम पूरे तरीके से समझ रहे हैं उसको सामने रखते हुए अपने फ़ैसले करें। शायद ये दिन और कुछ गुज़र जाते हैं। मैं अपने टी टाइम के ये जो मेरे भाई अज़ीज़ हैं इनसे ये कहूँगा कि मैंने रब्बानी साहब से और कादर साहब से, जो कि हमारे लीडिंग प्रेस के लोग हैं तलगंग के, उनके सामने एक सवालनामा छोड़ा था कोट सारंग के मकाम पे। मैं चाहूँगा कि उन सवालों का मुझे जवाब दिया जाए और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मैं कहीं गलती पे हूँ तो मेरी रहनुमाई की जाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर वो दुरुस्त सवाल हैं और उनका जवाब कोई नहीं है तो हमें बैठ के फ़ैसला करना चाहिए कि हमें क्या करना है। दूसरा ये है कि कुछ दिन पहले उसके मुकाबले में एक या उसके जवाब में एक करसाल में फंक्शन हुआ, तो मैं अपने दोस्तों को इस फोरम के हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ। जो हुआ ठीक हुआ। मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें परवरदिगार बर्दाश्त की हिम्मत और तौफीक दे। और एक चीज़ आपको इस फोरम के हवाले से एक पैगाम दे रहा हूँ कि आप कोई जवाब ना दें, किसी को कोई शख्स बुरा भला ना कहे। सिर्फ़ उनकी वो तकारीर, चाहे वो मोहतरम जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब हों, चाहे वो हमारे MNA हों, और चाहे वो पीर साहब हों, और चाहे अज़ीज़म अम्मार साहब हों, आप उनकी वो तकारीर ज़रूर देख लें कि जिस दिन मैं उनको अनाउंस कर रहा था कि मैं इस पार्टी को इस इलेक्शन में सपोर्ट करूँगा, तो उनकी तकारीर क्या थी। बस आप इतना करते रहें, उन्हें वो तकारीर भिजवाते रहें और उन्हें याद दिलाते रहें कि कल क्या था। और आज न हम उस मकाम पे खड़े होकर उस अंदाज़ की गुफ्तगू कर सकते हैं और न मैं इस बात की अपने दोस्तों को, कि जिन पे मैं हक़ रखता हूँ, कि ये इजाज़त दूँगा कि हम उस लेवल पे आ जाएं कि हम भी लोगों को इस अंदाज़ में डिस्कस करना शुरू कर दें। ज़िंदगी में पहली बार आप प्रेस के लोग मेरे सामने बैठे हैं। आपने देखा होगा कि मैं कुछ थोड़ा कंफ्यूज था। उसकी ये वजह नहीं है। इस जलसे ने मेरे ज़हन पे कुछ असरात छोड़े जो मेरे लिए यकीनन तकलीफ़ दें, लेकिन मेरी तबीयत या जिस घर में मैंने परवरिश पाई है वो, या जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे उठने बैठने वाले हैं, मैं कतन ये नहीं चाहूँगा कि हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल पे वहाँ पे गुफ्तगू की गई। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर एक मुझे ही फतह करना है इन सब ने मिलके,
तो फिर कम से कम मुझे वो फ़ैसला कर लेना चाहिए जो कम से कम मैं अब तक नहीं कर सका। और इसके लिए मैंने परसों गुज़री हुई गुज़िश्ता परसों मैंने यासिर साहब से भी मैं मिला हूँ, आफ्ताब साहब को मैंने टेलीफोन किया है, वो बीमार थे, नहीं आ सके। और यासिर साहब के साथ राजा तारक साहब भी तशरीफ़ लाए थे। उनको मैंने कुछ चीज़ें उनके सामने रखी थी और मैंने उनसे एक बात कही थी कि अगर मसलियतन हमने ज़िंदगी गुजारनी है कि आज मसलियतन हमें ये करना चाहिए, तो कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में और इस उम्र में अब मसलियतन फ़ैसले नहीं करूँगा। और अब मैं कम से कम वो फ़ैसले करूँगा कि जो एक पाकिस्तानी की हैसियत से, इस ज़िले का शहरी होने की हैसियत से, यहाँ अपने दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अब मैं वो फ़ैसले करूँगा कि मैं अकले कुल नहीं हूँ। लेकिन इस बात पे मुझे यकीन है कि मैं जो बात ज़बान से करूँगा मेरा दिल उसका साथ ज़रूर दे रहा होगा, और अगर मैं ज़ुबान से कर रहा हूँगा तो मेरा दिल साथ नहीं देगा तो मैं कह ज़रूर दूँगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैंने नून छोड़ के गलती की, और मैंने कई बार कहा है कि नून ने मेरे साथ कोई कुछ लोग मुझसे, मेरे जो करीबी दोस्त थे, वो कहते थे कि तुम्हें टिकट कहाँ मिलता। मैंने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ की हदायत ये थी इन तमाम लोगों को कि जहाँ से ये लड़ना चाहे ये लड़े, किसी को से अलग होते हुए कभी भी उसकी अच्छाई को नहीं भूलना। जो मैं कहता रहा हूँ और मेरे दोस्त इस बात की गवाह हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज मुझे मसलियतन बात नहीं करनी चाहिए। मैंने इसलिए चुना है, नबील का मैंने ज़िक्र किया, नबील मेरा भतीजा है, फिलवाक़या भतीजा है। मुझे इसका वो सवाल भी याद है कि जिस दिन मैं ये छोड़ रहा था तो मेरी इसी इमारत के पिछले हिस्से में बाएं हाथ पे ये बैठा था, तो इसने मुझे एक सवाल किया था। मेरे पास उसका जवाब नहीं था, लेकिन मैंने मसलियतन कोई, और इसका ज़िक्र जब कभी भी मैं अकेले में अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो ज़रूर करता हूँ। तो आज मैंने इसलिए उसको भी बुलवाया है। तो देखिए, एक तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि अब मैंने ज़िंदगी के कुछ हालात भी हैं, दुनिया की जितनी ताकतवर ताकतें हैं वो भी चाहें तो मैं वही करूँगा जो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे करना चाहिए। और दूसरा, मैं एक बहुत और बात आपके हवाले से अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हर बार सियासतदानों को गाली क्यों दी जाती है। अगर 85 से लेके आज तक का सियासी मंजरनामा अपने सामने रखूं और तमाम अपनी ज़हनी गोशों को इकट्ठा करूं, तो मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि कभी किसी जमात को पनपने ही नहीं दिया गया। एक जमात बनी, जमात तोड़ दी गई या तोड़ देने की कोशिश की गई। एक हुकूमत बनी, हुकूमत में इतने इफ़ बट और हाँ और ना लगे कि उसके लिए मुश्किल हुआ कि वो अपनी मंजिल पूरी कर सके। और यकीनन मुझे नफ़रत है इस बात से कि सियासतदानों के साथ ये लफ्ज़ आए कि सियासतदान करप्ट। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि इस सोसाइटी के वो तबकात कि जो इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं जब से हमें याद है, वो मेरे मुशाहिदे में 4 या 5 या मेरे सामने 4 या 5 सियासतदानों को आप पहले नंबर पे रखिए, एस्टेब्लिशमेंट को आप दूसरे नंबर पे रखिए। एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा फ़ौज भी है, एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा DMG ग्रुप भी, एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा दूसरे छोटे छोटे ऐसे इदारे हैं कि जिनमें बेपनाह ताकतवर लोग बैठे होते हैं और उनकी तनख्वाहें लाखों में होती हैं। वो लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं,
एस्टेब्लिशमेंट भी है, और अगर गुस्ताखी ना हो तो अदलिया भी, और अगर गुस्ताखी ना हो तो आज कुछ साल से मीडिया हाउसेस भी। मुझे खुशी होगी इन तमाम लोगों में, इन तमाम तबकात में जो करप्ट है उसे करप्ट कहा जाए, जो बुरा है उसे बुरा कहा जाए। लेकिन जो शाम की गुफ्तगू में अक्सर व बेशतर सुनता हूँ, और कुछ रिटायर सरकारी बहुत बड़े बड़े ओहदों से वापस आए हुए लोग सियासतदानों पे उंगली उठाते हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि इंसाफ से अगर ये पूछा जाए कि आप तो फ़लाँ ज़िले के फ़लाँ गांव के हैं, आज जिस घर में आप रह रहे हैं ये कई करोड़ रुपए का है, ये कहाँ से आया? चाचा करमदीन तो हम में से था, ये कहाँ से आया? इन सब से पूछ होनी चाहिए, और सबसे पूछना चाहिए। अगर कोई सियासी शख्स एक सड़क बनाने में उस पे एहतसाब वाले उंगली उठाते हैं, तो कुछ वक्त बाद में, यकीनन कुछ दिनों बाद, एक पूरे इस ज़िले के हवाले से कुछ चीज़ों का एक आप लोगों के सामने एक नक्शा रखूँगा कि यहाँ पे वही कुछ हो रहा है जो शाम को टेलीविज़न में हम देखते हैं कि 5 शख्स को इसलिए हटा दिया गया कि उसमें ये नकाश थे। आज हम वही कुछ देख रहे हैं। तो कम से कम आज मैं किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं रहना चाहता कि जो सिर्फ धौंस धांधली या इस लालच में भी कल आपको ये फ़ायदा होगा। अब मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है कि मुझे अब फ़ायदों की ज़रूरत नहीं। मुझे ज़रूरत एक बात की है कि मैं अपना ज़िंदगी का कीमती वक्त, और मैं उन लोगों में से हूँ, आपने देखा होगा कि कभी किसी बड़े चैनल में मुझे नहीं आपने देखा होगा, और मैं आज यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ, और हामिद मीर को भी ये नहीं पता होगा। मुझे 85 की पहली बजट तकरीर के कुछ हिस्से वारस मीर साहब ने न्यू कैंपस यूनिवर्सिटी में अपने घर में लिखवाए थे, और मुझे उनके पास मेरे बड़े भाई और अपने स्पीकर थे पीपल्स पार्टी के, मरहूम फौत हो गए, बहुत बड़ा नाम है, बहुत शरीफ आदमी, बाद में वज़ीर आज़म भी रहे, वहीद महराज खालिद साहब ने मुझे रेफ़र किया था, और मैं गया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मुझे कुछ अपनी उस मेहरबानी की, मुझे गाइडलाइन दी। तो मैंने वो वक्त भी देखा है, मैंने ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ। तो मैं ये ज़िक्र इसलिए आ गया कि आपने ये भी नहीं कभी देखा होगा कि मैंने कोशिश की हो कि हामिद मीर को ये कहूँ कि आपके वालिद मेरे उस्ताद थे, नहीं की। किसी चैनल में आपने नहीं देखा होगा। और ये ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के ये साल जो गुज़रे हैं, 85 से लेके आज तक जितने साल भी बनते हैं, मेरी शब रोज़ इस ज़िले के किसी ढोक पे, किसी गांव पे, किसी कॉमन आदमी के घर में गुज़रे हैं, चाहे उसकी गमी का मसला हुआ है खुदा न खास्ता, और चाहे उसकी खुशी का मसला हुआ है। अब मैं नहीं चाहता कि कम से कम मेरी वजह से वो किसी धोखे में रहें। मैं उनको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि देखिए, अगर ग़ुलाम अब्बास ने आपके लिए कोई बात करनी है या यहाँ पे रहना है, तो ग़ुलाम अब्बास अब वो बात करेगा जो हकीकत है। ग़ुलाम अब्बास अब मसलियतन बात नहीं करेगा, और ये सारी चीज़ें अपनी पार्टी के बड़े से छोटे तक हर को मैंने बताई। कुछ बैरियर्स वो जो रखते हैं वो मुझे मंजूर नहीं, और किसी बैरियर के तहत मैं ज़िंदगी अब नहीं गुजारना चाहता। तो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आज से पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, और भरपूर अंदाज से कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई छोड़ चुका हूँ। और दूसरी सूरत, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने यही बात यासर से मेरी उम्मीदें हैं। आफ्ताब
फिर मेरी ज़िंदगी का उसका मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत लंबा सफ़र है। मैं उसे भी ये बता रहा हूँ कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। मैं अपने ज़िले के हर उस नोटेबल को बता रहा हूँ कि जो अपने घर में बैठा हुआ, उसे शायद ये ख़बर न हो कि आज मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से, इस फोरम से, मुझे नहीं मालूम कि टी टाइम वहाँ तक ये बात पहुँचा सकेगा या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि ये बात उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे कि एक पॉलिटिकल वर्कर एक वर्कर की हैसियत से, चाहे एक ग़ुलाम अब्बास होगा, तो वो आज की अपोजिशन का जो नारा है उसका साथ देगा और उसके साथ खड़ा होगा। चाहे मुझे सारा ज़माना छोड़ जाए, लेकिन मुझे इस बात पे उम्मीद है कि मेरे वो गरीब दोस्त कि जिनका इन ओहदों से कोई तल्लुक़ नहीं हो, मेरे साथ ज़रूर खड़े होंगे। तो मैं इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ। और एक चीज़ और वाज़ेह करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आज तक अगर आप मेरी ज़ुबान पे एतबार करते हैं, तो मैं ग़ुलाम अब्बास होने की हैसियत से पूरे एतमाद से आपको कह रहा हूँ कि किसी सियासी जमात के किसी सरबराह से मेरी आज तक इतादमे गुफ्तगू मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मेरे पास 10 आदमी ज़रूर हैं। जहाँ उस बड़े काफ़िले को कमिटमेंट के साथ खड़े होने वालों की ज़रूरत पड़ी, तो ये 10 आदमी जिनकी सरबराही ग़ुलाम अब्बास कर रहा होगा ज़रूर खड़े होंगे उनकी हर काम के लिए, उनकी हर जायज़ बात को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, मैं एक नए अंदाज से अब यहाँ स्टार्ट ले रहा हूँ। मैं अपने उन दोस्तों को कि जिनका ज़िंदगी का सफ़र मेरा बड़े करीब का सफ़र है, 36 साल से ज़्यादा का सफ़र है, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मैंने उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा। आज मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि इससे पहले मैंने आपकी अहकामात की तामील की, बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो मेरे लिए दुख था, मैंने वो बर्दाश्त की। मैं आपसे ये कहूँगा कि ना आज अब्बास ने आपको यहाँ बुलाया है, ना अब्बास ने आपसे कुछ इजाज़त ली है। तवक्को अब्बास ये करेगा कि आप मेरे सफ़र में मेरे साथ हो। मुश्किल वक्त आया तो फेस करेंगे, तकलीफ़ आई तो फेस करेंगे। तो यही मेरी गुजारिश थी और यही मैं कहना चाहता था। दूसरी सूरत में मैं एक जो हमारे इस ज़िले का मंज़रनामा है उसको मैं कुछ दिनों बाद ज़रूर आपके सामने रखूँगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं एक चीज़ वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में सिपाही से लेके जर्नैल तक मेरे अपने बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सिपाही मौजूद हैं, जर्नैल मौजूद हैं। और ये भी मुझे फ़ख्र है कि हमारी इस फैमिली से, मेरे ननिहाल से, जो पहला एकेडमी में काकूल गया है वो हमारी फैमिली का है। हमारे रिश्ते फ़ौज से टूटे नहीं हैं। इस घर इस तहसील या इस ज़िले में हर घर में फ़ौजी है, लेकिन फ़ौज को हमने इस अंदाज से नहीं देखा जिस अंदाज से हम आज देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि फ़ौज एक हमारे लिए इज़्ज़त का इदारा है, और यकीनन फ़ौज को जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान के आइन के तहत रखा गया है, हम चाहते हैं कि हम उनको उसी इज़्ज़त से रखें। और हम चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी नाम आए, हमारी फ़ौज का नाम बहुत ऊंचे अल्फाज में लिया जाए। कुछ लोग, मैंने ये बात इसलिए कर दी कि कुछ लोग ये तअस्सुर देते हैं, लेकिन ये गलत है कि कोई अगर किसी इदारे में रहने वाला शख्स गलती कर रहा हो तो उसे न रोका जाए, या कम से कम उसे ये ना कहा जाए कि ये गलत हो रहा है। ये ज़रूर कहूँगा। बहरहाल
खुदा आप सबका हामी व नासिर हो, और एक ऐसे मकसद के लिए कि जिसमें हम यहाँ इकट्ठे हुए, उसमें अगर कोई शख्स मेरी पॉलिटिकल लाइफ को देखना चाहता है तो 2 अदवार मेरे पास ऐसे आए कि जिसमें मैं डिलीवर कर सकता था। ज़्यादा वक्त मेरा अपोजिशन में गुजरा। पहला दौर 1993 का मेरा सारा वो टेन्योर, जितना वक्त मैं उन ऑफिस में या उस हाउस में रहा, ज़रूर उसका एनालिसिस किया जाए कि उसमें मैंने कॉमन आदमी की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बेहतर सोचा या नहीं सोचा। बहैसियत नाज़म 2 टेन्योर मेरे पास आए, उसमें ज़रूर देखा जाए कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह तो नहीं किया, किसी मुखालिफ की पगड़ी तो नहीं उछाली गई, और हेल्थ और एजुकेशन में और इंतज़ामी मामलात में मामलात को बेहतर करने की कोशिश की या नहीं की। एक सरे राय में एक रेफरेंस दे दूं कि कुछ एक चीज़ इस पे कुछ साहब ने ज़िक्र किया था, तो उसमें मैं दोबारा अगली उसमें गुफ्तगू में या नशिस्त में जब भी आऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको उन चीज़ों को वाज़ेह किया जाए। लेकिन ये मैं कहने में हक़ बजानिब हूँ कि अपने 8 साला दौर में मेरे लिए ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि जब मैं ये कहता हूँ कि सरकारी ख़र्च से उस गरीब आदमी का बेटा कि जो तसव्वुर नहीं कर सकता था हायर एजुकेशन की तालीम, अपने हायर एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को उस तालीम देने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। जिस दिन मैं ऑफिस छोड़ रहा था 175 बच्चे और बच्चियाँ उस ज़िली गवर्नमेंट के फंड्स से डॉक्टर और इंजीनियर बन के मैदान में मौजूद थे। मेरे लिए बहुत बड़ा एक इनाम है। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि उस फंड से आज आपके ज़िले की एक बच्ची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। टाट के स्कूल से उठ के पढ़ने वाली मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये बात भी मैं बड़े एतमाद से कह रहा हूँ कि किसी भी सरकारी एहलकार ने अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की अपनी ताकत तो उसका हाथ ज़रूर रोका। और ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपके ज़िले में सबसे सेंसिटिव जो चीज़ समझी जाती है और पंजाब में लाल निशान से 7 मुहर्रम और सफ़र के जुलूस को रखा जाता है। हमने फ़ौज नहीं मंगवाई, पहले 2 साल आई, उसके बाद 6 साल यहाँ फ़ौज नहीं आई। और ये नहीं कि कोई मेरी ताकत की वजह से नहीं आई, ये नहीं कि उस दफ्तर का दबदबा या रोब इतना था कि उसकी वजह से नहीं आई। तमाम उन बुज़ुर्गों को कि जो उन मकातब फ़िक्र के सरबराह थे फ़िकी लिहाज से, उनको बुला के उनसे दरख्वास्त की कि फ़ौज बुलाने से हमारे साथ ये मसाइल होते हैं, हमारे ये अखराजात होते हैं, ये फ़ंड्स हमने देने होते हैं, तो हम क्यों ना अपनी किसी छोटी सी ज़रूरत को उससे पूरा कर लें। तो मैं उन तमाम बुज़ुर्गों का, चाहे वो किसी भी फ़िक्र से लिहाज से किसी के साथ भी उनका तल्लुक़ था, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने 6 साल वो जुलूस बग़ैर किसी तोप तफंग के वो जुलूस गुजारे, और एक दूसरे के घरों के सामने से गुज़रते हुए हम एक दूसरे के घरों में बैठे। अल्लाह के फजल से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिससे कम से कम नाज़िम ऑफिस को या उस गवर्नमेंट को कोई शर्मिंदगी होती। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे एक हिस्से में कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आज के दोस्तों से ये कहूँगा कि आपको मैंने अपना पैगाम दे दिया, और वो दोस्त घरों में बैठे हुए 3 तबक़ात हैं जिनका मैंने तज़किरा किया। एक वो तबक़ात कि जो लीड कर रहे हैं, उनमें हमारे अजीज़ों में 2 हैं। ज़ुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब से तो मैं ये तवक्को नहीं करूँगा, नहीं मेरा उनके लिए ये पैगाम है, लेकिन इन दोनों के लिए मेरा ये पैगाम है आफ्ताब और यासर के लिए। उसके बाद हमारे ज़िले डिस्ट्रिक्ट हमारे यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं, और हमने अपने इस सेटअप को आज तक जो
चलाने की कोशिश की है वो उसी अंदाज में चलाने की कोशिश की है कि वो सेटअप कायम रहे, चाहे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आज भी आपकी हैसियत मौजूद है और हम एक साथ चल रहे हैं। आपसे भी मेरी यही तवक्को होगी कि आप मेरे साथ हम सफ़र हों। मैं इस मुश्किल की घड़ी में आपको आवाज़ दे रहा हूँ और आवाज़ एक उम्मीद पे दे रहा हूँ, और मेरी ये तवक्को है कि मेरी आवाज़ को सुन के आप मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है, जब मुझे किसी दोस्त ने मुश्किल में पुकारा है तो मैंने चाहे मैं किसी पोजीशन में हूँ, जवाब देने की कोशिश मैंने ज़रूर की। तीसरा तबका वो तबका है जो घरों में बैठा, जो मुझे यकीन है कि उनकी आंखों की चमक मुझे बताती है, उनके बच्चों की आंखों की चमक मुझे बताती है कि मुझसे प्यार करते हैं। उनसे मैं कहूँगा कि आज तुम्हारी भी मुझे ज़रूरत है। एक ऐसे मकसद के लिए निकलने लगा हूँ कि जिसमें तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है। एक ऐसे मकसद के लिए सफ़र का आगाज़ करने लगा हूँ इस उम्र में कि जिसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए, हमारी इन आबादियों के लिए खूबसूरत कल। इसलिए सफ़र निकलने लगा हूँ कि कल हमारा पासपोर्ट जब दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे उतरे तो उस बच्चे को हकारत की निगाहों से न देखा जाए, उम्रा या हज करने वाले शख्स को नफ़रत की निगाहों से न देखा जाए। हमें इन चीज़ों को बेहतर करना है। तो खुदा आप सब कामी और नासिर हो। मेरा सफ़र शुरू हो गया, मेरा नया सफ़र शुरू हो गया। अब मुझे आपका इंतज़ार रहेगा और बहरहाल मैं रुकूंगा नहीं। खुदा हाफ़िज़।